हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आपके संस्थान में टीजीटी पीजीटी का बैच प्रारंभ है और हम लोग टीजीटी पीजीटी के बैच में पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, पॉलिटिकल साइंस के में हम लोगों ने इससे पहले की क्लास में जो पॉलिटिकल साइंस की अन्य पद्धतियां थी राजनीति विज्ञान की, उसकी हम लोगों ने चर्चा किया। निगमनात्मक पद्धति के बारे में, आगमनात्मक पद्धति के बारे में और दार्शनिक पद्धति के बारे में और तुलनात्मक पद्धति के बारे में। देखिए, पद्धतियां समझे, बिना पद्धतियों को समझे आप राजनीति विज्ञान को समझ नहीं पाएंगे। तो पद्धतियां का मतलब सीधे सीधे समझिए एक दृष्टिकोण है। राजनीति विज्ञान को किस दृष्टिकोण से पढ़ा जाए, या विभिन्न जो राजनीति विज्ञानी थे उन्होंने राजनीति विज्ञान में किस दृष्टिकोण का प्रयोग किया है कि किए हैं, उसी का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, उसी क्रम में आज हम लोग आपको ऐतिहासिक पद्धति, जो राजनीति विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण पद्धति है और वर्तमान में यही लागू है, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ऐतिहासिक पद्धति। इस पद्धति के अंतर्गत अतीत या इतिहास के अध्ययन के घटनाओं के आधार पर, मतलब जो इतिहास में घटी घटनाएं हैं, अतीत में जो घटी घटनाएं हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं और उन्हीं घटनाओं के अध्ययन के आधार पर ही हम कोई निष्कर्ष निकालने पर बल देते हैं। ऐतिहासिक पद्धति में फिर से समझिए कि जो भी घटनाएं घट चुकी हैं इतिहास में, अतीत में, उन घटनाओं का हम अध्ययन करेंगे और उन घटनाओं के अध्ययन के आधार पर हम कोई निष्कर्ष निकाल लेंगे। इस पद्धति का बहुतायत प्रयोग राजनीति विज्ञानी करते हैं। राजनीति विज्ञान में वर्तमान में इस पद्धति का खूब प्रयोग किया जाता है या व्यापक प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, अगला है कि इस पद्धति की शुरुआत किसने किया। यूनान में शुरुआत किसने किया, आधुनिक काल में किसने शुरुआत किया, इसको हम देखेंगे। देखिए, आपको हम बताए हैं कि जितनी भी पद्धतियां राजनीति विज्ञान की हैं, उनका कहीं न कहीं से संबंध अरस्तू से जरूर है। तो इस पद्धति में भी देखिए कि अरस्तू यूनान में इस पद्धति का प्रयोग करता है। ऐतिहासिक पद्धति के आधार पर ही घटनाओं के अध्ययन के आधार पे कोई निष्कर्ष निकालता है, और यूनान में अरस्तू और आधुनिक काल में मैकियावेली और मॉन्टेस्क्यू बड़े महत्वपूर्ण राजनीति विज्ञानी हैं। मैकियावेली का आपको पढ़ाएंगे। मैकियावेली का जो थाट है, जो मैकियावेली के विचार हैं, वो आपके राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में हैं और इससे खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। मैकियावेली राज्य पे काफ़ी कुछ लिखा है, स्टेट के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। इसकी महत्वपूर्ण प्रसिद्ध पुस्तकें हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं, जिससे टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ में खूब प्रश्न बनते हैं। हम जब आपको मैकियावेली पढ़ाएंगे तो सारी बातों पे वहाँ चर्चा कर लेंगे। आज हम बस केवल आप समझिए कि यूनान में अरस्तू और आधुनिक काल में मैकियावेली और मॉन्टेस्क्यू ने इस पद्धति का प्रयोग किया है। उसने जो निष्कर्ष निकाला है, उसने अपने अध्ययन के बाद जो निष्कर्ष निकाला है, उसमें ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, मैकियावेली इटली का रहने वाला था और उसके राजनीतिक दर्शन का केवल एक ही उद्देश्य था, इटली का सशक्तिकरण, इटली को किसी भी स्थिति में एक मजबूत राष्ट्र का दर्जा दिया जाए। देखिए, इटली में आज भी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है और जो सांस्कृतिक जो राष्ट्रवाद है, इसको वहां तक पहुंचाने का जो कार्य किया है, एक उच्चतम शिखर तक जो पहुंचाने का कार्य किया है, या इटली में जो राजनीतिक रूप से जो लोगों को साक्षर करने का कार्य किया है, राज्य के प्रति समर्पण की भावना जो पैदा करने का कार्य किया है, एक प्रकार से जो राष्ट्रवाद की भावना इटली में जागृत करने का कार्य किया है, उसका सबसे ज्यादा श्रेय इसी मैकियावेली को जाता है। तो इटली, देखिए, इटली मैकियावेली के द्वारा इस पद्धति का प्रयोग करते हुए अपने राजनीतिक दर्शन का एकमात्र उद्देश्य इटली को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित करना था। तो ऐतिहासिक पद्धति का मैकियावेली ने अध्ययन किया। ऐतिहासिक तमाम जो इतिहास की घटनाएं घटी, उसमें उसने यह अनुभव किया कि किस घटनाओं की से हम सीख लें, और उसका प्रयोग वह कहाँ किया,
इटली में किया। उसका केवल एक ही मात्र उद्देश्य था, इटली को किसी भी परिस्थिति में एक मजबूत राष्ट्र के रूप में बनाया जाए, इटली को एक मजबूत राष्ट्र वहां पर निर्माण हो, वहां के जो लोग हों उनके अंदर राष्ट्र की भावना, ऐसा राष्ट्र की ऐसी भावना उनके मन में फैला दिया जाए कि इटली एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरे। तो ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग करता है। और किस संदर्भ में करता है? वह इटली के संदर्भ में करता है। तो मैकियावेली जो आधुनिक काल का ऐतिहासिक पद्धति का एक बड़ा व्याख्याता है, वह अपने यहाँ इटली में इस पद्धति को लागू करता है, अपने अध्ययन में इस पद्धति को लागू करता है। आगे हम देखिए मॉन्टेस्क्यू की चर्चा कर लेते हैं। देखिए मॉन्टेस्क्यू बड़ा प्रसिद्ध राजनीति विज्ञानी है और यह स्वतंत्रता और देखिए व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा और भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। बड़ा महत्वपूर्ण है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। वैसे तो शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत था वह ब्रिटेन के संदर्भ में आया था, लेकिन शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत लागू कहाँ हुआ? वह लागू हुआ अमेरिका में। आज भी आप देखेंगे अमेरिका में, देखिए शासन के सरकार के 3 अंग होते हैं, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका। तो अमेरिका में तीनों अंगों को पर्याप्त रूप से स्वतंत्रता है। तीनों लोग के काम में कोई दूसरा, जैसे मान लीजिए न्यायपालिका है तो न्यायपालिका के कार्य में कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी, कार्यपालिका है तो कार्यपालिका के कार्य में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी, और व्यवस्थापिका के कार्य में न तो कार्यपालिका हस्तक्षेप करेगी न तो न्यायपालिका हस्तक्षेप करेगी। तो शक्ति पृथक्करण का जो रोल मॉडल है, आपके यहां जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, आपके यहां भी सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। आपके मन में अभी हम आपसे प्रश्न पूछे हैं कि बताइए इनमें से तीनों में से सबसे बड़ा कौन है? क्या बताएंगे? बताइए शिवम जी, कैसे? देखिए हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा, अगर हम आपसे यह प्रश्न पूछें कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका में कौन सबसे बड़ा है, तो कभी मत उत्तर दीजिएगा कि व्यवस्थापिका बड़ा है। एक लाइन में उत्तर दीजिएगा कि भारत के संदर्भ में हमारा संविधान, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, वही सबसे बड़ा है, और यह जो व्यवस्थापिका को, कार्यपालिका को, न्यायपालिका को जो शक्ति मिली हुई है इसी संविधान के द्वारा प्रदत्त है। और कोई भी, चाहे व्यवस्थापिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, कोई भी एक दूसरे की शक्ति का अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। संविधान के द्वारा नियम बना दिया गया है। तो अगर आपसे एक लाइन में कोई उत्तर पूछे कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में सबसे बड़ा कौन है, तो आप बताइएगा तीनों अंगों का समान महत्व है, कोई एक दूसरे से बड़ा नहीं है, भारत में सबसे बड़ा संविधान है। ठीक, देखिए अपने मूल प्रश्न पे हम आते हैं। देखिए मॉन्टेस्क्यू ने ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया, उसका निष्कर्ष उसने क्या निकाला? शक्ति पृथक्करण के रूप में उसने निकाला। और वह जानता था कि यदि स्वतंत्रता की रक्षा करनी है और लोगों को भ्रष्टाचार से दूर रखना है, तो हमें शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का पालन करना होगा। और यह जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत था जो इसने लिया है, वो ऐतिहासिक पद्धति के अध्ययन के आधार पर लिया है। उसने कहीं न कहीं इसको पढ़ा रहा होगा, तीनों अंगों का अलग अलग कार्य वो पढ़ा रहा होगा। इसी आधार पे मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया, और इसी आधार पे मैकियावेली इटली को एक सशक्त राष्ट्र के रूप में परिणत किया। वह ऐतिहासिक पद्धति के आधार पे ये दोनों वहां पर काम किए। देखिए आपसे वही हम अभी चर्चा कर रहे थे कि मॉन्टेस्क्यू ने जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया है वह ब्रिटेन के लिए प्रतिपादित किया था, लेकिन लागू कहां हुआ? ये अमेरिका में लागू हुआ। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण देखिए क्या है, बताइए। इसका मुख्य कारण यह है कि शक्ति जो पृथक्करण का सिद्धांत है वो वही लागू होता है जहां पर अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली है। अमेरिका का जो शासन प्रणाली है वह कैसा है? अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली है। भारत का की कैसी है शासन प्रणाली? संसदात्मक शासन प्रणाली है। देखिए हमारे यहां जो
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, या जो हमारे यहाँ जो विधायक हैं, या जो एमएलए हैं, या जो आपके विधानसभा के सदस्य हैं, या जो विधान परिषद के सदस्य हैं, वही मंत्री पद ग्रहण करते हैं। हमारे यहाँ कार्यपालिका व्यवस्थापिका मिली हुई है। संसद के सदस्य ही मंत्री बनेंगे, या कोई यदि किसी व्यक्ति को मान लीजिए हम तुमको मंत्री बना दें, शिवम कुमार को मंत्री बना देते हैं, लेकिन शिवम कुमार को 6 महीने के अंदर, जैसे हम राज्य मंत्री आप बनाएं किसी स्टेट में, तो 6 महीने के अंदर या आपको विधान परिषद का सदस्य बनना पड़ेगा, या तो विधान सभा का सदस्य बनना पड़ेगा। इसी संदर्भ में यदि हम केंद्र में आपको मंत्री बनाते हैं तो आपको या तो लोकसभा का सदस्य बनना पड़ेगा, या तो राज्यसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। तो हमारे यहां व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे से संबद्ध है, और जब तक व्यवस्थापिका को विश्वास मत, व्यवस्थापिका में कार्यपालिका का बहुमत रहेगा, तभी तक सरकार रहेगी, नहीं तो सरकार गिर जाएगी। तो लेकिन हमारे यहां संस्थात्मक शासन व्यवस्था है, क्योंकि ब्रिटेन से हम काफी प्रभावित हैं। ब्रिटेन में भी संस्थात्मक शासन व्यवस्था था। देखिए, हमारे यहां भी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू है, लेकिन जिस मजबूती के साथ, जो मजबूती अमेरिका के संविधान में है शक्ति पृथक्करण के संदर्भ में, वैसा नियम हमारे यहां नहीं लागू है। वहां पर एकदम अलग कर दिया गया है। वहां पर व्यवस्थापिका का कोई भी सदस्य मंत्री नहीं बनेगा। तो मंत्री बनेगा वो व्यवस्थापिका का सदस्य नहीं बन सकता है। वहां का जो न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट जो है, उसको आपके सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा अधिकार मिले हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लाया मॉन्टेस्क्यू कहां पर? ब्रिटेन के लिए, लेकिन लागू हुआ कहां पर? अमेरिका में, क्योंकि ब्रिटेन में संसदात्मक शासन व्यवस्था थी, और संसदात्मक शासन व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत प्रभावशाली रूप में लागू नहीं हो सकता है। तो यह सिद्धांत कहां लागू होगा? यह सिद्धांत लागू होगा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में, क्योंकि आपके देश का जो संविधान बना है वो विभिन्न देशों के संविधान हैं, उनका अध्ययन करके बना है। तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो आपके देश में लागू हुआ है वह कहीं न कहीं से अमेरिकी संविधान से प्रभावित है। बात समझ में आई कि नहीं? अगला पॉइंट देखिए, जो संसदीय शासन प्रणाली होती है, जो संसदीय शासन प्रणाली होती है वो सत्ता के विलय के आधार पर काम करती है। वही जो आपसे बता रहे हैं कि हमारे यहाँ की जो व्यवस्थापिका है वह व्यवस्थापिका कार्यपालिका एक दूसरे में विलय हैं। जो कार्यपालिका के सदस्य होंगे वही व्यवस्थापिका के भी सदस्य होंगे। हमारे यहाँ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, या जो राज्यसभा के सदस्य हैं, या जो एमएलए हैं जिनको आप विधायक कहते हैं, या जो विधान परिषद के सदस्य जिनको आप एमएलसी कहते हैं, वही मंत्री बनते हैं। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जहां पर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मजबूती से लिया गया है, वहां पर ऐसा नहीं है। वहां पर कार्यपालिका का कोई भी सदस्य मंत्री की पद को ग्रहण नहीं करेगा। तो देखिए, हम निष्कर्ष निकालिए। निष्कर्ष यही है कि ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग जो हुआ है, जिसको मैकाइवर ने इटली में लागू किया, उनका उद्देश्य क्या था? इटली को एक मजबूत राष्ट्र बनाया जाए, और इसी ऐतिहासिक पद्धति का अध्ययन करके मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लाया। अब दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत ब्रिटेन के लिए लाया गया था, लेकिन लागू कहां हुआ? अमेरिका में, क्योंकि ब्रिटेन में संसदात्मक शासन व्यवस्था थी, वहां के लिए उपयुक्त नहीं था, जबकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, वहां के लिए शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत ज्यादा उपयुक्त है। ठीक, देखिए अगला जो हमारा सिद्धांत है, अगला हमारा जो पद्धति है, अगला जो हमारा दृष्टिकोण है राजनीति विज्ञान का, हम कानूनी पद्धति के आधार पर देख लेते हैं। अब कानूनी पद्धति की जो हम बात करेंगे तो इसके जो समर्थक विद्वान हैं कौन कौन हैं? मैकाइवर हैं। अच्छा, हम वो मैकियावेली की जगह मैकाइवर बोल दिए थे। देखिए, ऐतिहासिक पद्धति में मैकाइवर नहीं है, ऐतिहासिक पद्धति में मैकियावेली है। तो मैकियावेली
मैकियावेली ऐतिहासिक पद्धति का अध्ययन करके, ऐतिहासिक पद्धति का जो उसका अध्ययन था, उसका जो मुख्य उद्देश्य था इटली का सशक्तिकरण करना, इटली को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में बनाना। देखिए, जहां तक कानूनी पद्धति की बात है, तो कानूनी पद्धति एक प्रकार से राजनीति विज्ञान को कानून के संदर्भ में देखती है, और इसके जो समर्थक जो विद्वान हैं, कौन कौन हैं? मैकाइवर हैं, गार्नर हैं और वुडरो विल्सन है। तो राजनीति विज्ञान का जो कानूनी पद्धति है, राजनीति विज्ञान का जो कानूनी पद्धति का सिद्धांत है, उसके जो समर्थक विद्वान हैं मैकाइवर, गार्नर और वुडरो विल्सन, यह देखिए, यह पद्धति राज्य का जो अध्ययन करती है वह कानून के संदर्भ में करती है। जैसा कि नाम से स्पष्ट कानूनी पद्धति है, ऐतिहासिक पद्धति का अध्ययन इतिहास के संदर्भ में होगा, उसी प्रकार से जो कानूनी पद्धति है उसका जो अध्ययन है वह किस आधार पर होगा? कानून के आधार पर होगा। और इसके जो श्रेष्ठ प्रवक्ता हैं मैकाइवर महोदय, वह कहते हैं कि कानून, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, मैकाइवर महोदय कहते हैं कि कानून राज्य का पिता और पुत्र दोनों होता है। याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि जो कानूनी पद्धति के श्रेष्ठ प्रवक्ता मैकाइवर, जो कि राज्य का अध्ययन कानून के संदर्भ में करते हैं, स्टेटमेंट उनका है कि कानून राज्य का पिता और पुत्र दोनों है। नोट करिए। इसी प्रकार गार्नर महोदय हैं, इनका भी स्टेटमेंट बड़ा फेमस है, वो सीधे सीधे कह देते हैं कि राज्य एक कानूनी व्यक्ति है। राज्य एक कानूनी व्यक्ति इसलिए है क्योंकि राज्य के लिए ही कानून बनता है, राज्य की अखंडता के लिए, राज्य की संप्रभुता की रक्षा के लिए ही कानून का निर्माण होता है। इसीलिए देखिए, राज्य रहेगा तभी कानून का अस्तित्व रहेगा, यदि राज्य ही नहीं रहेगा तो कानून का अस्तित्व कहां रहेगा। इसीलिए मैकाइवर महोदय कहते हैं कानून राज्य का पिता और पुत्र दोनों होता है, और गार्नर महोदय कहते हैं कि राज्य एक कानूनी व्यक्ति है। अगला वुडरो विल्सन का स्टेटमेंट है। वुडरो विल्सन कहते हैं कि राज्य कानून को लागू करने वाली एक संस्था है। कानून आपने बना दिया, राज्य उस कानून को लागू नहीं कर रही है, तो ऐसे कानून का क्या मतलब है? भाई, न्यायालय ने कोई फैसला सुना दिया कि रामपथ पे सड़क निर्माण हो रहा है, इस जमीन को, ये मकान अवैध, इसको निर्माण किया गया है, इस मकान को गिराना है। वो व्यक्ति मान लीजिए चला गया न्यायालय में कि हमारा मकान नहीं गिरना चाहिए, हम रहेंगे कहां? लेकिन क्योंकि सार्वजनिक हित का मामला है, रास्ता वहां देना है, पीछे रास्ता उतना चौड़ीकरण हो चुका है, तो जो भी न्यायालय से जो भी आदेश आएगा कि नहीं, इसका मकान गिरा के जो उचित मुआवजा इसको दे दिया जाए, सार्वजनिक कार्य को न रोका जाए। लेकिन देखिए, न्यायालय ने आदेश तो दे दिया, लागू कौन करेगा? लागू राज्य करेगा ना, राज्य करवाएगा ना, कार्यपालिका के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से, फोर्स के माध्यम से। इसीलिए कहा गया है कि राज्य एक कानूनी व्यक्ति है। ये किसका स्टेटमेंट है? गार्नर का। मैकाइवर क्या कहते हैं? कानून राज्य का पिता और पुत्र दोनों होता है। इसी प्रकार वुडरो विल्सन का स्टेटमेंट है कि राज्य कानून को लागू करने वाली एक संस्था है। राज्य नहीं रहेगी तो कानून को कौन लागू करेगा? तो कहने का तात्पर्य है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन करने के ये सब दृष्टिकोण हैं। अब इसमें देख लीजिए कि कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो ऐतिहासिक पद्धति में देखिए, इसमें पूछा जाएगा कि यूनान में इस पद्धति का जन्मदाता कौन था। तो ऐतिहासिक पद्धति का जो जन्मदाता था यूनान में अरस्तु था, और आधुनिक काल में इस पद्धति का जन्मदाता कौन है? तो आधुनिक काल में जो इस पद्धति का जन्मदाता है वो मैकियावेली है और मॉन्टेस्क्यू है। मैकियावेली ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग जो करता है, उसका एक मात्र उद्देश्य है इटली को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित किया जाए, जबकि मॉन्टेस्क्यू ने ऐतिहासिक पद्धति के आधार पर ही या निष्कर्ष ने जो सिद्धांत दिया है, वो सिद्धांत क्या दिया है? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया है। व्यक्ति, और क्यों दिया है? व्यक्ति की स्वतंत्रता और भ्रष्टाचार को दूर, व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए और भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए। क्योंकि वो समाज में देखा, पिछले इतिहास में, अतीत में देखा कि समाज में व्यक्ति की स्वतंत्रता पे रोक लगाई गई है। यूरोप में व्यक्ति की स्वतंत्रता पे रोक लगाई गई है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को कम किया गया है। भ्रष्टाचार चरम पे है। जब पोपशाही थी तो भ्रष्टाचार चरम पे थी। उस पे अंकुश कैसे लगाया जाएगा? उसको अंकुश लगाया जाएगा इसी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पे। तो क्वेश्चन कभी कभी एक लाइन में पूछ देता है कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने
प्रतिपादित किया था। और आपको अगला क्वेश्चन जो है कि मॉन्टेस्क्यू का जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत था वो ब्रिटेन के लाया गया था, लेकिन क्योंकि ब्रिटेन में संसदात्मक शासन व्यवस्था थी इसलिए वहां लागू नहीं हो पाया है। इसका ये जो लागू हुआ कहां पर लागू हुआ? अमेरिका में लागू हुआ, क्योंकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था थी। तो पूछ सकता है कि अमेरिका में कैसी शासन व्यवस्था है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किससे संबंधित है, मैकियावेली से क्वेश्चन पूछ सकता है और मॉन्टेस्क्यू से और अरस्तू से। इसी प्रकार कानूनी पद्धति की बात करेंगे तो कानूनी पद्धति में 3 क्वेश्चन हमारा बनेगा कि कानूनी पद्धति के श्रेष्ठ समर्थक कौन है। मैकाइवर हो गए, वुडरो विल्सन हो गए और गार्नर हो गए। तीनों का जो स्टेटमेंट है तो आपको बताए हैं, तीनों स्टेटमेंट हूबहू पूछा गया है और परीक्षा में स्टेटमेंट दे के जैसे दे देगा स्टेटमेंट, कानून राज्य का पिता और पुत्र दोनों होता है, 4 विकल्प दे देगा, आपको उसमें से एक विकल्प चुनना होगा। या एक क्वेश्चन दे देगा राज्य कानूनी व्यक्ति है, 4 विकल्प देगा, एक क्वेश्चन आपको चुनना, एक विकल्प चुनना पड़ेगा। आप जाके देखिएगा टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ का पेपर सॉल्व करिएगा, उसमें गार्नर से, वुडरो विल्सन से, मैकाइवर से, अरस्तू से, मैकियावेली से क्वेश्चन आपको मिलेगा। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू से भी क्वेश्चन मिलेगा। तो देखिए हम लोग आज दो पद्धतियों के बारे में अध्ययन किए हैं, इसमें और पद्धतियां हैं, ये पद्धतियां हम लोग अगले क्लास में अध्ययन करेंगे।